नमस्कार। तो पिछले अध्याय के अंदर अपन ने कवर कर लिया था कि क्रिगन स्टार के हाथ में सारा राजकाज आ गया है, फुल पावर उसकी के पास में। कोलस लॉर्ड ने जो शांति प्रिय मैसेज ग्रीन्स के पास में भेजे थे उनसे भी अब रेस्पॉन्स आना शुरू हो गया है। सबसे पहले लैनिस्टर्स का मैसेज आता है कि आप इस डल्टन ग्रेजे को यहाँ से हटा दो और टायलन लैनिस्टर को छोड़ दो, उसके बाद में हम आपके सामने झुकने को तैयार हैं। हाउस बेराथियन तो कोई भी शर्त भी नहीं रखता है और एगोन द यंगर और ब्लैक्स के सामने झुकने को तैयार हो जाता है। तो कहानी यहाँ से चल रही थी। वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी भी हाउस ऑफ ड्रैगन किसी भी शो के स्पॉइलर के। अब ग्रीन्स की तरफ से बची थी केवल एक ही जगह जिसका नाम था ओल्ड टाउन, और सच में ब्लैक्स के लिए कोई थ्रेट बन सकता था तो वो यही जगह थी। इन्होंने हमेशा से एगोन सेकंड का सपोर्ट करते रहे हैं और अगर अभी ये चाहे तो ओल्ड टाउन के अंदर इतने सारे लोग थे कि उनसे एक नई सेना, अच्छी खासी सेना का गठन हो सकता है। वॉरशिप्स की भी इनके पास में कोई कमी नहीं है क्योंकि आर्बर के वहाँ से वॉरशिप्स खरीद सकते हैं। पैसे की भी ऐसे इनके पास में कोई कमी नहीं है। क्राउन का जो 1/4 पैसा था सारा गोल्ड इनके यहाँ पे रिजर्व पड़ा हुआ है, तो अगर ये चाहे तो उस गोल्ड को यूज़ करके नए अलायंस और सेल्सवर्ड्स की कंपनियाँ खरीद सकते हैं। तो कुल मिलाकर ओल्ड टाउन ही एक ऐसी जगह थी जो अगर चाहते तो इस शांत पड़े हुए युद्ध के अंदर जान फूंक सकते थे। पर ये सही में अभी लड़ना भी चाहेंगे या फिर नहीं, ये भी डिपेंड करता है ओल्ड टाउन के वहाँ पर राजगद्दी पे कौन बैठा हुआ है। ऑर्मंड हाईटावर की 2 पत्नियां थी। फर्स्ट पत्नी थी, उससे उसको 3 लड़कों का जन्म हुआ था, लेकिन जब वो वॉर पे गया था डांस ऑफ ड्रैगन के अंदर उससे लगभग 1-2 साल पहले उसकी डेथ हो गई थी। तो उसने दूसरी शादी भी की जो कि एक 16 साल की राजकुमारी से। तो फर्स्ट वाली पत्नी से ऑर्मंड के 3 बेटे हुए होते हैं। सबसे बड़े वाले का नाम होता है लायनोल हाईटावर, जो कि अभी अभी जवान हुआ होता है, 15-16 साल का होता है। अभी हाईटावर्स का वही कैप्टन होता है। सेकेंड होता है मेर्टेन, जो कि आर्बर के लॉर्ड के वहाँ पर अभी स्क्वायर बना हुआ है। तीसरा जो लड़का होता है वो भी काफ़ी छोटा होता है और हाउस टायरल के वहाँ पे कप बियरर बना होता है। तो ऑर्मंड हाईटावर के फर्स्ट पत्नी से तो यही 3 बच्चे होते हैं और इनमें से अभी सबसे बड़ा लायनोल स्ट्रॉन्ग वो हाईटावर्स को चला रहा है। ऑर्मंड की सेकंड पत्नी से इसको कुछ नहीं हुआ होता है। शादी के थोड़े दिनों के बाद में ये इस वॉर के अंदर आ जाता है डांस ऑफ ड्रैगन में, और यहाँ पे तो ये थंबलटोन के यहाँ पे आके मारा जाता है। तो जब लॉर्ड कोलस लॉर्ड का रेवन वहाँ पर ओल्ड टाउन पहुँचता है, वहाँ पर एक मास्टर लायनोल हाईटावर को ये मैसेज पढ़ के सुना रहा होता है। वो नौजवान लड़का ये मैसेज सुनते बिल्कुल गुस्सा हो जाता है। वो उस मास्टर के हाथ से वो लेटर छीन लेता है और उसको फाड़ वाड़ के फेंक देता है। वो कहता है इन ब्लैक्स के सामने मैं तो नहीं झुकने वाला, उल्टा इस कोलस लॉर्ड ने जो मेरे को लेटर भेजा है अगला लेटर मैं इसको लिखूंगा और वो इसी के खून में होगा। अब यहाँ पे अपन को स्टोरी में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लायनोल हाईटावर है वो अभी 15 साल का ही है और इसकी जो सौतेली माँ है उसकी भी अभी भी शादी हुई है इसके पिता के साथ में। अब इसके पिता तो मर चुके हैं और जो सौतेली माँ है उसके जो पिता थे वो थे हॉर्न हिल के और जो माता थी वो थी गोल्डन ग्रोव की। और ये दोनों हाउसेस ने इस पूरे वॉर के अंदर ब्लैक्स को सपोर्ट किया है। तो तुम यूँ समझ सकते हो जो लेडी समंता है, ऐसा कुछ नाम है इसकी सौतेली माँ का, वो पूरी तरीके से ब्लैक्स वाली है। तो फिलहाल ये लेडी समंता लेडी ऑफ ओल्ड टाउन होती है और ये इस गद्दी को छोड़ना नहीं चाह रही होती है। मशरूम तो हमें कहता है कि लायनोल हाईटावर और लेडी समंता वैसे तो ये सौतेली माँ और बेटे वाला रिश्ता है, लेकिन इनका रिश्ता कुछ अलग ही हो जाता है। जब फर्स्ट टाइम ऑर्मंड शादी करके इसको लेके आता है लेडी समंता को, तभी इनके बीच में कुछ चलने लग जाता है। और अब तो ऑर्मंड मर चुका है, इसके बाद में तो इनके मुन्ना ब्याह वाला सीन हो जाता है। लायनोल और लेडी समंता दोनों थोड़े फिजिकल रिलेशन में भी आ जाते हैं। लेडी समंता इसको बोलती है मैं आपसे शादी करने को भी तैयार हूँ, लेकिन मैं वापस अपना एक और हस्बैंड नहीं खोना चाहती, तो मैं आपसे शादी केवल इसी बात पे कर सकती हूँ कि आप वॉर के अंदर नहीं जाओगे। तो लेडी सैम इसके सामने डायरेक्ट 2 ऑप्शन रख लेती है, या तो वॉर के अंदर जाओ या फिर मुझसे शादी करो। लायनोल हाईटावर लॉर्ड ऑफ ओल्ड टाउन के पास में 2 ऑप्शन थे, अपने पिता को मारने वाले ब्लैक्स से बदला लेवे और उनकी ठंडी पड़ी हुई कब्र पे जाकर रोए, या फिर लेडी समंता को चूज़ करें। और यहाँ पे लायनोल हाईटावर हक देता है, ये एक्सेप्ट कर लेता है लव को ओवर द ऑनर। मशरूम कहता है राजघरानों में और जो बड़े बड़े राजकुमार होते वो कभी भी ऑनर को नीचे नहीं गिरने देते, लेकिन ये हाईटावर लायनोल हाईटावर पता नहीं कैसा है जिसने लव को चूज़ कर लिया। ये कोलस लॉर्ड को एक लेटर भेजता है जिसके अंदर बोलता है मैं आपकी सारी शर्तों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। क्राउन का जो 25% गोल्ड मेरे यहाँ पे पड़ा हुआ है वो भी मैं वापस भेजने को तैयार हूँ। अब ये तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक कांड होता है जो हाईटावर्स और ओल्ड टाउन की हिस्ट्री में बड़ा ही फेमस है। होता यूँ है कि ये जो लायनोल हाईटावर है ये सबके सामने अनाउंस कर देता है कि मैं अपनी सौतेली माँ से ही शादी करने वाला हूँ। वैसे इनके बीच में इतना एज डिफरेंस भी नहीं होता है। लायनोल 15 साल का है और इसकी सौतेली माँ अभी 17 साल की है, और इनका प्यार तो वैसे कुछ ज़्यादा ही जोरदार है जो तुम जानते ही हो। लेकिन जो ओल्ड टाउन का मेन सेप्ट होता है वो साफ मना कर देता है। वो बोलता है तुम दोनों की शादी किसी भी हालत में नहीं हो सकती, मैं इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकता। अब ऐसे तो सेप्टन की वजह से इन दोनों प्यार करने वाले कबूतरों के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन वो भी आखिर कितने दिनों तक इनको दूर रख पाता।
यहाँ पर लायनोल क्या करता है कि अगले 13 सालों तक इस समंता को अपना पैरामर बना देता है। पैरामर यानी कि जिसके साथ में शादी तो नहीं करते लेकिन फैमिली में रहती है अपने साथ में। तो लायनोल खुद तो दूसरी शादी करता नहीं है और इस समंता के साथ में इसको पैरामर बनाकर इससे 6 बच्चे कर देता है। इसके बाद में पूरा 13 साल ख़त्म होने के बाद में जब वो सेप्टन मर जाता है, पुराना वाला अकड़ू सेप्टन, नया सेप्टन आता है, उसको ये समझा बुझा देता है। और इसके बाद में जो न्यू गॉड्स के लॉज वाली पवित्र बुक होती है उसके अंदर कुछ लॉज चेंज कर देते हैं। और इस तरह लायनोल हाईटावर और समंता की ऑफिशियली शादी होती है। अभी तो अपन हाईटावर्स की हिस्ट्री के पूरा 13 साल आगे चले गए, वापस पीछे आते और किंग्स लैंडिंग की तरफ जाते हैं। यहाँ पर क्रिगन स्टार्क क्या कर रहा है? तो यहाँ पर क्रिगन स्टार्क देखता है कि इसके जितने भी प्लान्स थे ग्रीन्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के, उन सारों पे तो पानी फिर रहा है। सामने से ग्रीन्स खुद भी लड़ना नहीं चाह रहे और इधर से ब्लैक्स वाले भी ज़्यादा कुछ लड़ने का इंटरेस्टेड है नहीं, सिर्फ लड़ना चाहते हैं तो वो केवल इसके सोल्जर है। पहले जो राज दरबार में केवल एक ही आवाज़ उठती थी वो थी क्रिगन स्टार्क की, अब वो धीरे धीरे दबती जा रही थी और बाकी आवाज़ें भी उठ रही थी। लेडी जेन एरन वो एक शिप के अंदर गर्लटाउन से होते हुए समुद्री मार्ग से यहाँ पे किंग्स लैंडिंग आ जाती है। उसके साथ में होती है लेडी रेना टारगेरियन और रेना के पास में होता है उसका छोटा सा ड्रैगन। ये ड्रैगन अभी काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। किंग्स लैंडिंग के लोगों ने तो बहुत दिनों के बाद में ड्रैगन देखा है। लास्ट टाइम इन्होंने तब देखा था जब ड्रैगन्स मारे गए थे। अब इतने दिनों से बेला टारगेरियन तो वैसे किंग्स लैंडिंग के अंदर ही रहती होती है और रेना भी आ जाती है। ये दोनों बोलती है क्रिगन स्टार्क को कि हमें हमारे भाई से मिलना है, एगोन द यंगर से। लेकिन तुम्हें पता हो तो एगोन द यंगर को क्रिगन स्टार्क बिल्कुल सेपरेट रखता है, किसी से भी उसको मिलने नहीं देता है। तो एक बार का तो क्रिगन स्टार्क इनको मना कर देता है, लेकिन फिर इनकी बात को लेडी जेन एरन भी जब सपोर्ट करती है तो आखिर में जाके क्रिगन स्टार्क को हार माननी पड़ती है और ये बहनें अपने भाई से मिलती है। सी स्नेक और रिवरलैंड्स के लॉर्ड्स ने जो 15 दिनों तक अच्छे से शासन किया था, शांति प्रिय, वो ख़त्म हो चुका था और अब जो आवर ऑफ वर्ल्ड था वो भी ख़त्म होता जा रहा था। क्रिगन स्टार्क खुद भी इस चीज़ को नोटिस कर सकता था कि अब वो जो सारी राजकाज है, सारी पावर इसके हाथ से भी धीरे धीरे छिनती जा रही है। मैडन ऑफ वेल यहाँ पर आ चुकी थी और उसके साथ में मेडनपुल और डुश्कंडल से वो दोनों भी आ जाते, सर लोवेन कोब्रे और सर कॉर्वेन कोब्रे। अब पहले तो ऐसा था कि पूरे राज दरबार के अंदर सारे के सारे ब्लैक्स बैठते थे और सारे लॉर्ड्स मिलके कोई भी डिसीजन करते थे। तो होना तो यूँ चाहिए कि सबकी बात मिलके फिर कोई डिसीजन आना चाहिए, लेकिन क्रिगन स्टार्क अपनी अलग ही हेकड़ी चलाता था। इसकी बात का जो भी विरोध करता था उसको ये डांट के चुप करा देता था। लेकिन अब समय बदल चुका था। लेडी जेन एरन वेल ऑफ एरे से आ चुकी थी और इसके दोनों कमांडर्स जो मेदनपुल और डुश्कंडल थे, लॉर्ड लोवेन कोब्रे और सर कॉर्वेन कोब्रे, ये दोनों भी अब राज्यसभा में आ जाते और इनकी भी एक एक सीट होती है। तो ये दोनों तो पक्का उस लेडी एरन की तरफ से बोलते। तो जो क्रिगन स्टार्क पहले हर डिसीजन अपने मन से ले लेता था, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा था। धीरे धीरे करके क्रिगन स्टार्क ने अपनी कई सारे हटों को छोड़ दिया, लेकिन वो एक बात छोड़ने को बिल्कुल राजी नहीं था और वो यह था कि एगोन सेकंड को जिसने भी मारा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी सारे ब्लैक्स के लॉर्ड ने इसको ये बात समझाने की कोशिश की कि चलो उनको जाने दो, लेकिन ये अपनी ये वाली हट छोड़ता नहीं है। कर्मिट टली तो लास्ट में परेशान हो जाता है और वो बोलता है, लॉर्ड ऑफ विंटरफेल, अगर आपको किसी के ऊपर जस्टिस करना है और सज़ा देनी है तो आप अपने हिसाब से दो। मैं इन सब चीज़ों के अंदर शामिल नहीं होना चाहता। मैं और मेरी सेना वापस रिवरलैंड्स जा रही है, आपको जो करना है वो करते रहो। लॉर्ड स्टार्क का माइंड बिल्कुल कंफर्म होता है कि जिसने भी मर्डर किया है एगोन सेकंड का उसको सज़ा देनी है। लेकिन ऐसा होता है कि वेस्टरोस के अंदर एक लॉर्ड दूसरे लॉर्ड को नहीं मार सकता ऑफिशियली। तो सबसे पहले अगर ये किसी के ऊपर जस्टिस करना चाहता है और अगर कोई लॉर्ड गिल्टी पाया गया, जैसे कि लेरा स्ट्रॉन्ग अभी गिल्टी पाया जाएगा, तो इसको लॉर्ड की पदवी से ऊपर उठना पड़ेगा और इसके लिए इसके पास में एक ही पोजीशन है, वो है हैंड ऑफ द किंग। तो ये जाकर एगोन द यंगर को बोलता है कि मुझे हैंड ऑफ द किंग बना दो। फिलहाल अभी एगोन द यंगर मेगोर होल्डफर्स्ट के अंदर रहता होता है, वो भी इसकी बात आराम से मान लेता है और उसके बाद में लॉर्ड क्रिगन स्टार्क बन जाता है हैंड ऑफ द किंग और इसके पास में बाकी सारे लॉर्ड से ज़्यादा पावर आ जाती है। हैंड ऑफ द किंग बनकर इसका मेन लक्ष्य आयरन थ्रोन के ऊपर जाके बैठना नहीं था। इसने आयरन थ्रोन से थोड़ी सी नीचे एक लकड़ी की चेयर बनाई और बस वहीं से बैठ के पूरे राज्यसभा को चलाता था और जस्टिस करना शुरू किया। अब इसके बाद में एक के बाद में एक जो कोई भी एगोन के मर्डर में शामिल होने का जिसके भी ऊपर शक था उसको पकड़ के इसके सामने लाया जा रहा था और ये सबसे ऊपर बैठा हुआ उनके ऊपर न्याय कर रहा था। सबसे पहले सेप्टन यूस्टन को पकड़ के लाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता है, इसलिए चुपचाप उनको छोड़ दिया जाता है। इसके बाद में ग्रैंड मास्टर ओरविल को लाया जाता है। अब ओरविल का यूँ सीन होता है कि थोड़े दिन पहले इसको टॉर्चर किया था, तब इसने कन्फेस कर दिया था। ये कहता है कि मुझसे लेरा स्ट्रॉन्ग जहर लेके गया था, लेकिन मेरे को नहीं पता वो किसी को मारने के लिए ले जा रहा, बाकी मैं देता ही नहीं उसको, तो मेरे को छोड़ दे वो। लेकिन लॉर्ड क्रिगन बोलता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है,
तुमने अपने हाथों से लैरा स्ट्रॉन्ग को जहर दिया, बस उसी क्षण राजा के मारने की साजिश में शामिल हो गए तुम। और इसके बाद में ग्रैंड मास्टर ऑरविल को मौत की सज़ा मिलती है। सज़ा मतलब कि यूं नहीं कि अभी के अभी इसको मार रहे, थोड़े दिनों के बाद में इसका मरना पक्का है। इसके बाद में किंग्स गार्ड सर गेल्स बेलग्रेव उनको लाया जाता है। लास्ट टाइम पर एगोन के साथ में यही थे तो बहुत सारे एलिगेशंस इनके ऊपर लगे थे, इन्होंने ही जहर दिया है, लेकिन ये इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं। फिर भी क्रिगन स्टार्क बोलता है मौत की सज़ा तो तुम्हें मिलेगी क्योंकि तुम एक किंग्स गार्ड थे और तुम्हारे सामने तुम्हारे राजा को मार दिया गया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए, ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। तो फिर सर गेल्स बेलग्रेव और इनके जो 3 और नाइट्स होते हैं किंग्स गार्ड के नाइट्स, उनको भी मौत की सज़ा मिलती है क्योंकि वो भी उस टाइम पर किंग्स लैंडिंग के अंदर होते हैं और इनका सबसे पहले कर्तव्य बनता है कि राजा को प्रोटेक्ट करना। 7 में से 3 किंग्स गार्ड उस टाइम पर किंग्स लैंडिंग के अंदर नहीं होते तो उनको छोड़ दिया जाता है। इनके बाद में 22 और भी ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने छोटा मोटा रोल निभाया था एगोन को मारने में, उन सबको पकड़ के लाया जाता है। इनमें ज़्यादातर तो एगोन के नौकर होते हैं और एक वो भी आदमी होता है जो सारी रॉयल वाइन्स का ध्यान रखता है। तो लास्ट टाइम एगोन की दारू के अंदर पॉइजन होने की वजह से वो मरा था, तो इस वाइन्स वाले को भी मौत की सज़ा मिलती है। इन 22 लोगों में बहुत सारे पर्किंग द फ्ला के गटरनेट्स भी होते हैं। जब उनको सामने पकड़ के लाते तो वो तो चुपचाप बोल देते कि हमको पर्किंग ने बोला था, हमने बिल्कुल वैसे ही किया। तो इन सबको तो क्रिगन स्टार्क मौत की सज़ा देता है। इसके बाद में पर्किंग द फ्ला को लाया जाता है। उसको देखकर क्रिगन स्टार्क बोलता है वंस ए टर्न क्लॉक ऑलवेज ए टर्न क्लॉक। और अगर तुम्हें स्टोरी में याद हो तो ये डायलॉग पहले भी एक बंदा मार चुका है। लॉर्ड ऑफ विंटरफेल बोलते हैं सर पर्किंग, आपकी वजह से ही हमारी क्वीन रेनिरा को यहाँ से जाना पड़ा। आपने उनके सामने एक रेबिलियन खड़ा कर दिया था और इसकी वजह से वो मजबूरी में किंग्स लैंडिंग से बाहर निकली और उसके कारण उनकी डेथ हुई। इसके अलावा तुम्ही ने अपने एक स्क्वायर को राजगद्दी के ऊपर बिठा दिया और जब तुम्हारे विपरीत परिस्थिति आई तब तुमने उसको मरवा दिया खुद को सेफ रखने के लिए। तुम जैसे खराब इंसान को वेस्टरोस डिजर्व नहीं करता है। तुम्हारे बिना ये वेस्टरोस काफ़ी अच्छा होगा। और इस तरह लॉर्ड स्टार्क इसको भी मौत की सज़ा सुना देता है। पर्किंग द फ्ला क्रिगन के सामने थोड़ी हाथाजोड़ी भी करता है कि मुझको छोड़ दो, लेकिन क्रिगन को वो मना नहीं पाता है। अब इसके बाद में कुछ एक हाउस उलर्न के नेट्स को पकड़ के लाया जाता है। अब ये वही लोग हैं जिन्होंने एलिसेंट के साथ में जो गार्ड्स नहीं चल रहे थे उनको मारा था और जब एगोन था तब लेडी बेला को भी एक कमरे के अंदर बंद कर रखा था, वहाँ से उसको छुड़वाया था। तो सारी की सारी साजिश के अंदर कहीं न कहीं इनका भी छोटा मोटा रोल है। इनको भी पकड़ के लाया जाता है और मौत की सज़ा मिलती है। लेकिन बेला टारगेरियन खुद राज्यसभा के अंदर आ जाती है और बोलती है कि इनको छोड़ दो, इन्होंने मेरी जान बचाई है। इन्होंने केवल उन्हीं लोगों को मारा जो मेरे गेट के ऊपर गार्ड कर रहे थे और मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, तो इनकी कोई गलती है नहीं। ऐसा कह के लेडी बेला टारगेरियन रोने लग जाती है और क्रिगन स्टार्क से इनके प्राणों की भीख मांगती है। परंतु मशरूम कहता है बेला टारगेरियन भले ही एक ड्रैगन हो, लेकिन ड्रैगन के आंसुओं की गर्मी उस ठंडे से पड़े हुए क्रिगन स्टार्क के दिल को नहीं पिघला सकी। क्रिगन स्टार्क अपने फैसले के ऊपर अटल रहता है। तो फिर बेला टारगेरियन खुद एक तलवार निकाल देती है और उन नाइट्स के सामने आके खड़ी हो जाती है। वो कहती है जो कोई भी इनको हार्ट टच करने की कोशिश करेगा उसको मैं काट डालूंगी। लॉर्ड क्रिगन स्टार्क ये देख के हंसने लग जाते हैं और वो बोलते शायद हमारी लेडी को कुछ ज़्यादा ही ये कुत्ते पसंद आ गए। और इसके बाद में उन नाइट्स को जीवन दान दे दिया जाता है। सबसे आखिर में 2 बड़े लॉर्ड्स को सबके सामने लाया गया। पूरा किंग्स लैंडिंग इन्हीं के ऊपर न्याय देखना चाहता था। एक तो थे लॉर्ड ऑफ हेरनहॉल लैरा स्ट्रॉन्ग और दूसरे थे कोलोस वैलेरियन। अब जब राज्यसभा में ये सबके सामने आए तो लॉर्ड क्रिगन ने इनसे पूछा क्या तुम अपनी गलती स्वीकार करते हो। लॉर्ड कोलोस वैलेरियन ने अपनी गलती मना नहीं की। उन्होंने कहा मैंने जो भी किया वेस्टरोस की अच्छाई के लिए किया और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वापस करूँगा, लेकिन किसी भी हालत में ये पागलपन, ये युद्ध का नशा बंद होना चाहिए। अब लैरा स्ट्रॉन्ग का तो बिल्कुल अलग ही सीन था। वो क्या कि ग्रैंड मास्टर ऑरवेल ने पहले ही बोल दिया था कि मैंने जहर तो इन्हीं को दिया था, अब इन्होंने पता नहीं आगे जाके क्या किया। इसके अलावा पर्किंग द फ्ला और उसके सारे गटरनेट्स भी बोल देते कि हमको तो जो लैरा स्ट्रॉन्ग ने बोला था हमने वही काम किया है। तो यहाँ पे क्रिगन स्टार्क के सामने वो कुछ बोल रहा नहीं होता है अपने डिफेंस के अंदर। तो क्रिगन स्टार्क बोलता है कुछ तो कहना चाहते होंगे तुम भी। इस पर लैरस आंसर करता है मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, लॉर्ड ऑफ विंटरफेल ने आज तक किसी की बात सुनी है। ये होने के बाद में क्रिगन स्टार्क इन दोनों के ऊपर न्याय करता है। एगोन सेकंड टारगेरियन को मारने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं दोनों का था। इनको भी मृत्युदंड की सज़ा मिलती है। लैरा स्ट्रॉन्ग एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो कभी ग्रीन्स की तरफ हो जाता था तो कभी ब्लैक्स की तरफ। कोई भी उसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। उसके दोनों ही टीम में हमेशा से फ्रेंड्स रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब उसको मृत्युदंड मिल रहा है तब यहाँ पे पूरी किंग्स लैंडिंग में कोई भी बंदा नहीं होता है जो उसकी तरफ से बोले और जो कम से कम क्रिगन स्टार्क से इसके मृत्युदंड को क्षमा करने की प्रार्थना करे। लेकिन लॉर्ड कोलोस वैलेरियन के चाहने वाले अभी भी राज दरबार में बहुत सारे होते हैं।
यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके खिलाफ ये लड़ा था वॉर के अंदर, फिर भी वो लोग इसके प्राणों को छोड़ना चाहते थे। कुछ लोगों ने क्रिगन स्टार्क को समझाने बुझाने की कोशिश की कि हमें लॉर्ड कोलेस्ट्रोन को तो कम से कम छोड़ देना चाहिए। तो बाकी कुछ लोगों ने बताया अगर इसको मार दिया तो एलन वैलेरियन अपनी सारी फ्लीट्स को लेके यहाँ पे आ जाएगा और उसकी फ्लीट से अपन कोई टक्कर नहीं ले सकते। फिर भी लॉर्ड ऑफ विंटरफेल अपने न्याय के ऊपर बिल्कुल अटल रहते हैं। इस पर जो प्रिंस एगोन नहीं होता है, एगोन अभी तक राजा नहीं बना होता है, वो केवल अनक्राउंड होता है अभी। तो प्रिंस एगोन द यंगर खुद राज दरबार में आ जाता है और कहता है कि लॉर्ड कोलेस्ट्रोन को छोड़ दो। एगोन की दोनों बहनें रेया और बेला ये दोनों भी राज दरबार में आती है और क्रिगन स्टार्क से कहती है अगर उस टाइम पर कोलेस्ट्रोन ने उस एगोन को नहीं मारा होता तो हमारे छोटे भाई का वो कान काट देता या क्या पता उसकी गर्दन भी काट देवे। तो उस समय पर कोलेस्ट्रोन ने जो भी किया वो इनकी मजबूरी थी और प्रजा के हित में सबसे बढ़िया यही कदम था जो उन्होंने लिया। परंतु मशरूम कहता है ये सारी केवल एक ठंडी हवाएं थी और नॉर्थ में रहने वाले स्टार्क्स को ये ठंडी हवाएं कहाँ विचलित कर सकती है। लेकिन ये ठंडी हवाएं कोई प्यारी सी एक खूबसूरत महिला लेके आए तो शायद लॉर्ड स्टार्क का मत भी बदल सकता है। एगोन द यंगर तो राज दरबार में सबके सामने आके बोलता है कि कोलेस्ट्रोन को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, इनको बेड़ियों से आज़ाद करवा दूंगा और उसके बाद में मेरी स्मॉल काउंसिल में एक इनकी पोजीशन होगी मास्टर ऑफ शिप्स की। परंतु अभी अपन को भूलना नहीं चाहिए कि जो एगोन द यंगर है वो केवल 10 साल का है। तो अभी ये बिल्कुल राजा तो बना नहीं है, इसका कोरोनेशन होना बाकी है और जेरा के साथ में शादी भी। और मान लो अगर इसकी शादी भी हो जाती, कोरोनेशन राज्याभिषेक भी हो जाता, फिर भी सारी पावर इसके हाथ में नहीं आ सकती थी, क्योंकि जब तक ये 16 साल का नहीं हो जाता तब तक इसके एक प्रिंस रीजेंट चाहिए होता है, यानी कि एक बड़ा आदमी जिसके देख रेख में ये शासन चलाए। तो कुल मिलाकर सारी की सारी पावर क्रिगन स्टार्क के हाथ में। ये भले ही राजा हो तो हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सारी पावर उसी के हाथ में है। और क्रिगन स्टार्क किसी भी हालत में अपने मत को नहीं बदलने वाला था। लेकिन लास्ट में जाकर ऐसा हुआ कि लॉर्ड कोलेस्ट्रोन बच गए। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? तो हिस्ट्री का एक अकाउंट लिखता है कि शायद उस दिन फेथ ऑफ 7 की जो मदर नहीं होती, उन्होंने क्रिगन स्टार्क के ऊपर थोड़ी मर्सी कर दी। परंतु हमें नहीं भूलना चाहिए कि फेथ ऑफ 7 को क्रिगन स्टार्क मानता नहीं है। तो हिस्ट्री का दूसरा अकाउंट लिखता है कि शायद क्रिगन स्टार्क एलन वैलेरियन की जो शिप्स थी, फ्लीट्स थी, उनसे डर गया और इसलिए कोलेस्ट्रोन को छोड़ दिया। लेकिन मशरूम द फेंकू आदमी ये अपन को बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाता है। ये कहता है क्रिगन स्टार्क को उन फ्लीट से डर नहीं लगता था, न ही ये एगोन की परवाह करता था। इसका मत किसी ने चेंज किया तो वो थी एलिसन ब्लैकवुड। और अगर तुम भूल गए हो तो ये वही बंदी है जो ब्लडी बैन की बुआ है। मशरूम इसके बारे में बताता है जिसका सीना किसी नौजवान लड़के की तरह फ्लैट था, जिसके लंबे काले घने बाल थे। उसको शिकार करने आता था, घुड़सवारी में भी वो निपुण थी और तीरंदाजी का तो क्या ही कहना। कुल मिलाकर इसके अंदर वो सारे फीचर्स थे जो नॉर्मल राजकुमारियों के अंदर नहीं होते। ये बाकी राजकुमारियों की तरह बिल्कुल सॉफ्ट रहने वाली नहीं थी। इसको हमेशा से लड़ाई वगैरह में इंटरेस्ट था और हमेशा से इसकी बॉडी लड़ने वाली लड़कियों की तरह थी। इसके बारे में मशरूम कहता है कि ये और शबिता फ्रे, इन दोनों के बीच में कुछ फिजिकल रिलेशन हो गया था जब ये सेना के अंदर रिवरलैंड से यहाँ पर किंग्स लैंडिंग की तरफ आई थी। लेकिन किंग्स लैंडिंग आने के बाद में एलिसन ब्लैकवुड कभी भी शबिता फ्रे के साथ में एक ही कैंप के अंदर नहीं सोई, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर सोते थे। यहाँ पर आने के बाद में तो ये अपने भांजे ब्लडी बैन ब्लैकवुड उसी के साथ में रहती थी, यानी कि उसके साथ में हमेशा बैठी रहती थी। कोई भी काउंसिल वगैरह होती थी तो उसी की साइड लेती थी, इस टाइप से। किंग्स लैंडिंग में जब इसने फर्स्ट टाइम क्रिगन स्टार्क को देखा तभी शायद इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ नैन में टक्का हो गया था। लॉर्ड क्रिगन स्टार्क के बारे में देखें तो उनके लगभग 3 साल पहले उनकी फर्स्ट बीवी मर चुकी है और अभी उनकी एज ही कितनी है, केवल 24 साल। तो वो किसी दूसरी औरत को भी अपने जीवन में ला सकते हैं। ब्लैक एले बाकी राजकुमारियों की तरह सॉफ्ट तो नहीं थी, लेकिन इसका शरीर फुर्तीला और स्ट्रॉन्ग था। लॉर्ड ऑफ विंटरफेल का एक फ्रेंड होता है, बहुत ही खास फ्रेंड, जिसका नाम होता है कैरवैन। लॉर्ड स्टार्क उसको बताते हैं ब्लैक एले में से बाकी राजकुमारियों की तरह फूलों की खुशबू नहीं आती है, इनके अंदर से किसी रोमांचक राजकुमार की तरह जंगलों और घोड़ों की गंध होती है। अब दिन में तो क्रिगन स्टार्क ने आयरन थ्रोन के ऊपर बैठ के सबके ऊपर न्याय किया होता है और ये इनके बिल्कुल कंफर्म होता है कि लॉर्ड लेरेस्टोंग और कोलेस्ट्रोन दोनों को मरना ही है। बहुत सारे लोग इसको आगे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अपनी बात पे बिल्कुल अटल रहता है। इसके बाद में रात होती है और रात को वो एलिसन ब्लैकवुड लॉर्ड ऑफ विंटरफेल के कमरे के अंदर आती है और कहती है कि जो प्रिंस ने कहा है कम से कम वो बात मान लो आप, यानी कि कोलेस्ट्रोन का मृत्युदंड क्षमा कर दो। और तुम्हें क्यों लगता है मैं ऐसा करूँगा? एक बेहतर शासन के लिए। बेहतर शासन तो तब होगा ना जब ये सारे गद्दार मर चुके होंगे। कम से कम हमारे प्रिंस के ऑनर के लिए। प्रिंस ने कहा है तो कम से कम उनकी बात को रख लो तुम।
क्रिगन स्टार्क बोलते हैं, प्रिंस के ऑनर के लिए वो केवल अभी एक बच्चा है, उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेरे से किस बात की रिक्वेस्ट कर रहा है। लॉर्ड कोलोसुलन ने उसको सबसे पहले डिसऑनर किया। पिछले किंग एगोन सेकंड को ऐसे धोखेबाजी से कौन मारता है। इस तरीके से मारने के बाद में एगोन द यंगर को राजगद्दी मिली है, तो ये एगोन द यंगर का डिसऑनर नहीं हुआ क्या? ब्लैक एले बोलती है, कम से कम शांति के लिए। क्या तुमको नहीं लगता एलेन वलेरियन और उसकी फ्लीट्स यहाँ पर नहीं आएगी? अगर कोलोसुलन को कुछ भी हुआ तो वो यहाँ पर आएंगे, और तुम्हें क्या लगता है कौन मरना चाहेगा उसके सामने? क्रिगन स्टार्क बोलता है, यहाँ पर मरने के और भी रास्ते हैं और वो इससे भी ख़राब है, और सर्दियाँ आ चुकी है। ब्लैक एले बोलती है, कम से कम मेरे लिए उसको छोड़ दो। अगर आपने उनको छोड़ा तो मैं समझूंगी आप कितने दयालु, महान, नेक आदमी हैं। अगर आपने मेरे को ये वरदान दिया तो मैं इसके बाद में आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, और इसके बदले आपको जो कुछ भी चाहिए हो, आप जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। मशरूम कहता है, क्रिगन स्टार्क के लक्षण और लक्षण दोनों ही थोड़े मामूली खो रहते हैं। वो कहता है, क्या हो लेडी, मैं अगर आपसे आपकी वर्जिनिटी मांग लूँ? ब्लैक एले बोलती है, जो चीज़ मेरे पास में है ही नहीं मैं उसको आपको कैसे दे सकती हूँ। मैंने उसको एक घोड़े के ऊपर बैठे होने की वजह से केवल 13 साल की उम्र में खो दिया था। क्रिगन स्टार्क कहता है, फिर तो लोग क्या कहेंगे? कुछ लोग कहेंगे कि आपने सबसे प्रीशियस चीज़ जो आपको फ्यूचर हस्बैंड को देनी चाहिए थी वो आपने एक घोड़े को दे दी। ब्लैक एले बोलती है, फिर तो वो कहने वाले लोग पागल होंगे, क्योंकि जितने सारे टाइप के आज तक मैंने हस्बैंड्स देखे उनसे बेटर तो मेरे उस दिन वो जिसके ऊपर मैं बैठी थी वो घोड़ी थी। ये सुनने के बाद में क्रिगन स्टार्क जोर से हंसते हैं और वो बोलते हैं, अब से इस चीज़ का मैं अच्छे से ध्यान रखूँगा और मैं आपको वरदान देता हूँ। अब वरदान मतलब वही कि ब्लैक एले नहीं बोल रही थी, मुझको एक वरदान दे दो जिसके अंदर कोलोसुलन को छोड़ दो यूँ। ब्लैक एले पूछती है, इसके बदले आपको क्या चाहिए? लॉर्ड ऑफ विंटरफेल आंसर करते हैं, इसके बदले हमेशा हमेशा के लिए आप मुझको चाहिए। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और विंटरफेल आपको ले जाना चाहता हूँ। ब्लैक एले मुस्कुराने लग जाती है और वो कहती है, फिर तो हमारा सौदा एक हाथ के बदले एक सिर का हो गया। मैंने आपसे कोलोसुलन का सिर बचा लिया और आपने इसके बदले मेरा ही हाथ मांग लिया। चलो अच्छा है। और ऐसा कहने के बाद में दोनों ही शर्माने लग जाते और इनकी ये डील फिक्स हो जाती है। इसके बाद में अपने अपने चैम्बर के अंदर चले जाते हैं। अब देखो, ये सारी जो बातें हो रही थी ये सारी रात की बात थी, ब्लैक एले और क्रिगन स्टार्क के बीच में हुई। पिछले जो दिन हुआ था उसमें तो राज्यसभा चली थी और वहाँ पर सबके ऊपर जस्टिस हुआ था, किसको मारना है किसको नहीं मारना है, ये सारी चीज़ें फिक्स हुई थी। अब अगले दिन की सुबह होती है और जिस किसी को भी मृत्युदंड मिलने वाला होता है उन सबको सामने की तरफ लेके आते हैं। अब ये सारा राज्यसभा के अंदर नहीं हो रहा होता है, बाहर एक बड़ा सा ग्राउंड होता है, जैसा कि अपन ने नहीं देखा था जहाँ पे जोफ्री ने नेड स्टार्क को मरवाया था। वहीं पे उन सब जो भी सारे क्रिमिनल्स होते हैं जिनको मृत्युदंड मिलने वाला होता है उन सबको वहाँ पर लाया जाता है और घुटनों के ऊपर बिठाया जाता है। वैसे तो एगोन द यंगर कभी भी राज्यसभा के अंदर आता नहीं था, लेकिन आज वो भी बाहर ग्राउंड में आया होता है और बाकी सारे कोर्ट के मेंबर्स भी, लेडी बेला, रेया, सब लोग आए होते हैं। सेम अगर तुम इमेजिन कर पा रहे हो तो बिल्कुल वही सीन हो रहा है जो नेड स्टार्क की गर्दन नहीं कटने वाली थी तब सारे रॉयल मेंबर्स बाहर की साइड में आए थे और जनता आई थी। वैसे यहाँ पे भी बहुत सारी जनता आई थी। सारे अपराधी अपने घुटनों के बल पर बैठे हुए थे। अब ये इनका अंतिम समय चल रहा था तो फेथ ऑफ सेवन इनको माफ़ कर ले हुए, इसीलिए सेप्टन यूस्टेन एक प्रेयर कर रहे थे। मशरूम कहता है कि सेप्टन यूस्टेन ने वो प्रेयर इतनी ज़्यादा लंबी की कि तब तो वहाँ पर बारिश भी आ गई। उनकी प्रेयर ख़त्म ही नहीं हो रही थी। आज तो ऐसा लग रहा था कि सारे कैदियों को उस पानी के अंदर वो डूब के मर जाएंगे जो ये बारिश हो रही है। लेकिन आखिरकार इनकी प्रेयर ख़त्म होती है और उसके बाद में क्रिगन स्टार्क सबके सामने आते हैं। ये सबके सामने आते और अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकालते हैं। यह इनके हाउस की ऑफिशियल वैलेरियन तलवार होती है जिसका नाम होता है आइस, जो कि सदियों से स्टार्क्स के पास में है। नॉर्थ के अंदर ये एक रीति रिवाज की तरह है कि जो व्यक्ति मौत की सज़ा सुनाएगा वही दोषियों को मारेगा। तो यहाँ पर सारे कैदियों को क्रिगन स्टार्क ही मारने वाला था। और अगर तुम्हें गेम ऑफ थ्रोन्स याद हो तो उसके अंदर भी ये का ये डायलॉग है, जो तलवार उठाता है वही मारता है। ऐसा कुछ डायलॉग नहीं है, वही सेम यहाँ पे कॉपी कर रखा है। ऐसा कुछ डायलॉग अपन ने सीज़न 1 में नहीं सुना था, ए मैन हु पास द सेंटेंस मस्ट ऑल्सो यील्ड द स्वॉर्ड। तो ये वही वाला डायलॉग यहाँ पे भी कॉपी कर रखा है। अब सारे के सारे कैदी अपने घुटनों के ऊपर वहाँ पर बैठे हुए थे और इन सबको देखने के लिए किंग्स लैंडिंग की बहुत सारी भीड़ आई होती है। लोग सब ये देखना चाह रहे थे कि सबसे पहले किसका नंबर आएगा। सबसे पहले क्रिगन स्टार्क की रिमांड पे आता है पर्किंग द फ्ला। क्रिगन उससे पूछता है, तुम्हारी कुछ आखिरी इच्छा तो नहीं है? पर्किंग कहता है, ऐसे मरने से बेहतर तो मैं नाइट सोच को ज्वाइन करना चाहूँगा और अपनी सारी जीवन वहीं पे समर्पित कर दूंगा वेस्टरोस की रक्षा के लिए। अब साउथ के सारे लॉर्ड्स तो ये बात सुन के थोड़ा हंसने भी लग जाते हैं, यूँ कि नाइट सोच तो वैसे फर्जी चीज़ है, वहाँ पे क्यों जाना चाह रहा है। लेकिन लॉर्ड ऑफ विंटरफेल तो नॉर्थ के अंदर रहते हैं और इनको सही से पता है कि उसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है।
तो ये इसकी ये बात को मान लेते हैं, तो अब इसको मौत की बजाय इसको नाइट्स वॉच में जाने का मौका मिल रहा है। अब जैसे ही क्रिगन स्टार्क ने ऐसे ग्रांट किया कि पर्किंग द फ्ला को नहीं मारेंगे, इसको नाइट्स वॉच के अंदर भेज रहे हैं, तो वहाँ पर जितने भी सारे दोषी अपने घुटनों पे बैठे हुए थे, उन सबको ये एक रास्ते की तरह दिखने लग गया कि आगे भी कुछ जीवन है, और सबके सब एक साथ में ज़ोर से चिल्लाने लग गए कि हमको भी नाइट्स वॉच के अंदर भेज दो। मशरूम भी उस टाइम पर वहीं पे खड़ा था थोड़ी सी दूर। वो कहता है ये सारे लोग ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे बहुत सारे दरोड़िए ऐसे कुछ गाना गाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके वर्ड्स तो इनको याद नहीं, लेकिन नशे नशे में गा रहे हो वैसे। यहाँ पर लगभग 21 से 22 लोग घुटनों पर बैठे हुए थे और अपनी मौत की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन अब उनमें से ज़्यादातर लोग सारे गटर नाइट्स, पर्किंग द फ्ला, वो किंग्स गार्ड, रॉयल वाइन का ध्यान रखने वाला, सारे के सारे लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गए। और आज पता नहीं इन सब लोगों को क्या हुआ कि ये वेस्टरोस को उस वॉल के वहाँ पर जाके प्रोटेक्ट करना चाहते थे। इवन जो ग्रैंड मास्टर ऑरवेल नहीं थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा एज में थे, वो भी कह रहे थे कि मुझे वहाँ पर जाना है, एक मास्टर की वहाँ पर ज़रूरत है। लॉर्ड स्टार्क जो भी नाइट्स वॉच के अंदर जाना चाहता होता है उसको वहाँ से हटा देता है और उनको ग्रांट कर देता है कि तुम जा सकते हो। उस दिन केवल 2 ही लोग मरे। मरने वालों में एक तो किंग्स गार्ड था जिसका नाम था सर गेल्स बेलग्रेव। लॉर्ड स्टार्क इसके पास में आकर बोलते, तुम्हारा दूसरा किंग्स गार्ड, तुम्हारा साथी तो नाइट्स वॉच के अंदर जा रहा है, तुम भी वहाँ पर चले जाओ। तो गेल्स बेलग्रेव बोलता है, मुझे वहाँ पर नहीं जाना, आप जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही है, मेरे होते हुए ऐसे कैसे किंग मर गए, मेरा किंग्स गार्ड, मेरा कर्तव्य यही बनता है कि उनकी रक्षा करूँ, लेकिन मैं उसके अंदर नाकामयाब रहा। तो राजा के मरने के बाद में मेरे किंग्स गार्ड होते हुए जीने का क्या मतलब। ऐसे थोड़ी बात होती है। उसके बाद में क्रिगन स्टार्क अपनी आइस तलवार निकालता है और एक वार के अंदर इसका सिर धड़ से अलग कर देता है। उन पूरे 21 लोगों में से केवल 2 ही लोग मरे थे। एक तो ये हो गया सर गेल्स बेलग्रेव, और दूसरा जो बंदा था और सबसे आखिरी हाउस स्ट्रॉन्ग का आदमी जिसका नाम था लैरस स्ट्रॉन्ग द क्लब फूड। लॉर्ड ऑफ इंटरफेल इसको भी बोलते हैं कि अगर तुम भी चाहो तो वहाँ पर जा सकते हो, नाइट्स वॉच के अंदर तुम्हारे लिए भी कोई न कोई जॉब जरूर होगी। तो फिर लैरस स्ट्रॉन्ग बोलता है, नहीं नहीं मेरे लॉर्ड, उस ठंडी दीवार पे जाकर जमने से बढ़िया तो मैं किसी नर्क के अंदर चला जाऊँ, कम से कम नर्क ही उससे ज़्यादा गर्म होगा। आप मुझको मारे उससे पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश ये है कि जो मेरा ये क्लब फूड है जिसको मैंने अपने पूरे जीवन भर अपने साथ में रगड़ा है, मैं नहीं चाहता हूँ अब मेरे साथ में ये रहे। कम से कम मरने के बाद में तो मैं इससे फ्री हो जाऊँ। तो आप अपने ग्रेट हाउस की ग्रेट तलवार से इसको काट देना और मेरे को जब जलाया जाए तब इसको मेरे से अलग रखना। ये सब होने के बाद में लॉर्ड स्टार्क अपनी आइस तलवार से इसका भी सिर धड़ से अलग कर देते हैं। लैरस स्ट्रॉन्ग के मरने के साथ में ही वेस्टरोस का एक बहुत ही शानदार हाउस जो कि काफ़ी पुराना था और स्ट्रॉन्ग था, जिसका नाम भी हाउस स्ट्रॉन्ग था, जो हैरनहोल के यहाँ पर रहता था, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। पूरा का पूरा हाउस ख़त्म हो जाता है। हाउस ऐसे ख़त्म होता है, लैरस स्ट्रॉन्ग को तो यहाँ पे मार दिया। और अगर तुम्हें याद हो तो एमंड द वन आई, वो जब गया था हैरनहोल के अंदर तो उसने सारे के सारे स्ट्रॉन्ग लोगों को मार दिया था। तो पूरा हाउस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके मरने के बाद में इसका दाह संस्कार कर दिया जाता है और इसके बाद में इसकी जो भी सारी बोन्स होती है, अस्थियाँ, उन सबको गंगा जी नहीं ले जाते, उनको ले जाते हैरनहोल और वहाँ पे दफना देते हैं। लॉर्ड स्टार्क बोलते हैं कि इन्होंने पर्सनली कहा है कि इनका क्लब फूड जो इनका पेड़ था उसको साइड में रखना है, तो फिर इस पेड़ का अच्छे से ध्यान रखना और इसको यहीं कहीं किंग्स लैंडिंग के अंदर दफना देना। लेकिन वो पेड़ किंग्स लैंडिंग के अंदर दफनाया जाता उससे पहले वो गायब हो जाता है। पता नहीं उसको कौन चुरा लेता है और उसके बाद में कभी भी इसके बारे में पता नहीं चला कि वो पेड़ कौन ले गया। लैरस स्ट्रॉन्ग के इस पेड़ को कोई न कोई जादूगर लेके चला गया, काले जादू करने वाला, तांत्रिक टोटे वाला आदमी, और उसने इस पेड़ के साथ में कुछ न कुछ गलत तंत्र मंत्र वाली विधि की होगी। मशरूम कहता है ऐसे पेड़ का गायब होने वाला भले ही लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन बहुत डीप मीनिंग वाली बात है। लैरस स्ट्रॉन्ग का भी पेड़ ऐसे गायब हो गया और जो जोफ्री मरानी था उसका भी एक पेड़ था, वो गायब था। अगर तुम्हें याद हो तो फ्लेयरबॉटम के अंदर जब जोफ्री मरानी था उसका एक पैर वापस कभी नहीं मिला था। तो इन दोनों पैरों का कुछ न कुछ एक दूसरे से लेना देना है और किसी जादूगर से भी। तो कुल मिलाकर सर गेल्स बेलग्रेव और लैरस स्ट्रॉन्ग इन दोनों का सर उड़ाया गया था और इन दोनों की जो मुंडिया होती है उनको रेड कीप के बाहर जो गेट होता है वहाँ पर टांग देते हैं, जैसा कि नेड स्टार्क की नहीं टांगी थी जोफ्री ने, बिल्कुल वैसे ही। और जो बाकी सारे लोग बोल रहे होते हैं नाइट्स वॉच के अंदर भेज दो, उन सबको वापस बेड़ियों के अंदर बांध के जेल में ले जाते हैं और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में इनका अरेंजमेंट करेंगे, वॉल के ऊपर ले जाएंगे। ये सब होने के बाद में हैंड ऑफ द किंग क्रिगन स्टार्क खुद ही अगले दिन आता है एगोन द यंगर के पास में, और जो ऑफिशियल नहीं होती है सीगल, जो हैंड ऑफ द किंग का अलग से सीगल होता है, वो उसको वापस पकड़ा देता है और बोलता है कि मैं बस अब रिटायर्ड होना चाहता हूँ और वापस जाना चाहता हूँ। अगर क्रिगन स्टार्क चाहता तो जब तक प्रिंस एगोन बड़ा नहीं हो जाता 16 साल का, तब तक 6 साल तक अच्छे से पूरे वेस्टरोस को चला सकता था, अगर इसको इंटरेस्ट हो तो। फिर नहीं तो एगोन द यंगर जब बड़ा भी हो जाता तब भी हैंड ऑफ द किंग की पोजीशन तो ये हमेशा के लिए संभाल सकता था।
परंतु शायद इसको साउथ कुछ ज़्यादा पसंद आया ही नहीं। तो ये एगोन द यंगर से कहता है अब बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई है और मेरा घर विंटरफेल है, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। तो आवर ऑफ वल्फ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और फायर एंड ब्लड की जो बुक है वो लगभग है 600 नहीं 600 से ऐसे कुछ पेजों की है, और उसमें से मैंने तुम्हें 175 पेजेस को हिंदी में ट्रांसलेट करके सुना दिए। 175 तो ये हो गए डांस ऑफ ड्रैगन और हाउस ऑफ ड्रैगन वाले और आवर ऑफ वल्फ वाले। इसके अलावा जो एगोन कॉन्क्वेस्ट और उसके बाद में थोड़े से बताए थे वो भी स्टार्टिंग के लगभग 15-20-30 पेज है। तो लगभग 680 में से मैंने तुम्हें 220 से 230 पेज एग्जैक्ट हिंदी में सुना दिए।